हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजोल। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 3 का सब क्लॉज 5। इसके पहले के सेक्शन हम आगे के लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 5। और सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 5 हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बात करता है? संयुक्त दायित्व का सिद्धांत बताता है सब क्लॉज 5। इसे और क्या कहते हैं? इसे हम वाइकेरियस लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी कहते हैं। दो नाम जाने रखिएगा। और क्या एक और बात बता रहा है कि अपराध का सृजन नहीं करती है ये धारा, केवल दायित्व का निर्माण करती है। मतलब कोई नया अपराध नहीं बनाती, दायित्वों का निर्माण करती है, बताती है कि किसका क्या दायित्व है। पहले हम इसे बैरेक से जानेंगे। अपने अपने बैरेक्स देख लीजिए कि आपके बैरेक में क्या लिखा है। ठीक है, बैरेक से पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को बैरेक में पता ही नहीं होता है कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। धारा 3 का सब क्लॉज 5 है ये सेक्शन। ठीक है, यहाँ लिख भी दे रही हूँ सेक्शन 3 कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार के दायित्व के अधीन है मानो वो कार्य अकेले उसी ने किया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके पहले समझते हैं कि मानिए एक कार्य हो रहा है जिसमें 5 लोग इन्वॉल्व हैं, या हम एक बैंक का उदाहरण ले लेते हैं कि एक बैंक में चोरी हुई, 5 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति बाहर गाड़ी लेके खड़ा था, एक व्यक्ति बाहर गार्ड को डराए धमकाए हुए था या उसके कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, एक व्यक्ति ने अंदर कैशियर को के कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, और एक ने जो वहां और स्टाफ था या लोग थे उन्हें धमकाया हुआ था, और एक ने अपने बैग में पैसा भरा हुआ था। ठीक है, तो जब कल को मानिए इस पे मुकदमा होता है या धाराएं लगती हैं उन लोगों पर, तो कोई भी व्यक्ति ये कह के नहीं बच सकता कि अरे हमने मेन कार्य तो हमने तो किया नहीं, हम तो गए नहीं बैंक के अंदर, हम तो पैसे लूटे नहीं, या हमने तो किसी को कनपटी बंदूक भी नहीं रखी, हम तो डराया भी नहीं। ऐसा हम पे क्यों आप इतने भारी इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने चोरी कर दी, डकैती कर दी? क्यों? क्योंकि वो संयुक्त दायित्व में आता। अगर आप उनके लिए आप ही तो खड़े थे गाड़ी लेके कि हाँ भाई चोरी करके आओ, फिर तुम्हें गाड़ी बिठा के ले चलेंगे, तो आप भी उसी चोरी में शामिल हैं, क्योंकि आप सबका समान इरादा था। ठीक है, अब इसी धारा मतलब बैरेक में हम इसके समान आवश्यक तत्व भी जान लेंगे। और आप भी जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे अपने बैरेक में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि आप पहला क्या है कि कोई आपराधिक कार्य हो रहा हो, कई व्यक्तियों द्वारा हो रहा हो, 2 या 2 से अधिक, सबके आशय समान होने चाहिए। ठीक है, मैंने अभी भी बताया आशय समान, यानी सब 5 लोग मिलके बैंक ही लूटेंगे, कोई एक अलग जाके कुछ और नहीं कि हम तो एटीएम लूटेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर अग्रसर यानी आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन है मानो वो कार्य उसने अकेले किया। ठीक, अब आ जाते हैं हम आवश्यक तत्व आपने थोड़े अभी पढ़े जब मैंने आपको पढ़वाए थे, और अब हम पढ़ेंगे कि साझा आशय के लिए, इसके लिए भागीदारों के बीच साझा उद्देश्य या लक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसका मतलब औपचारिक समझौते से नहीं होता, और उस आपराधिक कृत्य के बारे में आपसी समझ से वे जिसे करने का आशय रखते हैं, बल्कि ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? साझा आशय का, सॉरी, कि सबका आशय जो है समान होना चाहिए, कि हाँ
सब ने 5 लोगों ने मिलकर सोचा कि हाँ हम बैंक लूटेंगे, XYZ बैंक लूटेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक कहेगा नहीं हम ये बैंक लूटेंगे, दूसरा कहेगा नहीं हम तो बी बैंक लूटेंगे, अरे ये मेरे घर के पास है ये वाला लूटेंगे, वो कहेगा नहीं वो तो वहां तो मेरी नानी का अकाउंट है, हम नहीं वो वाला नहीं लूटेंगे, हम तो वो वाला लूटेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। और लक्ष्य की आवश्यकता होनी चाहिए कि आपके पास लक्ष्य तो होना चाहिए कि हम मिल तो गए, अब करेंगे क्या। पता चला 5 लोग बैठे कि कुछ तो करेंगे, चाय पी के वापस आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसका औपचारिक समझौता नहीं होता है कोई कि हमने एक डीड बना ली है कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी सब बैंक लूटेंगे, और मानिए उस दिन उनमें से कोई नहीं आ पाया, ठीक है, और वो बाद में पहुंचा कि अरे भाई ये हुआ था, इसका तो मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डीड में लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आए नहीं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। फिर आपसी समझ से वे करने का आशय रखते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पढ़ेंगे और इसके एसेंशियल तत्व क्या है। आगे बढ़ाने में कार्य, प्रत्येक भागीदारी की क्रियाएं समान आशय की प्राप्ति से जुड़ी होनी चाहिए और उसमें योगदान देना चाहिए। यही बात अभी मैंने बताई आपको कि समान आशय की प्राप्ति से जुड़ी होनी चाहिए। जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो आपका जो आशय है उससे जुड़ी होनी चाहिए। कोई अलग से अगर आप कोई अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और उसमें योगदान देना चाहिए। यही बात हुई ना कि अगर आपको जो भी उसमें काम सौंपा गया है कि आप मानिए गाड़ी लेके बाहर खड़े रहेंगे, तो आप गाड़ी लेके आपको बाहर खड़े रहना पड़ेगा। फिर है, यह ध्यान ठीक है, और ये आपके नोट करने की बात है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि समान आशय को आगे बढ़ाने का शब्द 1870 प्रीवी काउंसिल द्वारा इस केस, ये केस लॉ है आपका, गणेश सिंह बनाम राम राजा के मामले के निर्णय के बाद जोड़े गए थे। ठीक, चलिए, यह उचित रूप से देखा गया कि एक समान आशय का गठन करने के लिए उद्देश्य की एकता या पूर्व व्यवस्थित योजना मौजूद होनी चाहिए। 5 लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें XYZ ही बैंक लूटना है, और उसके लिए उन्होंने पूर्व योजना बनाई हो, मतलब कभी वो साथ बैठे हों, उन्होंने बातचीत करी हो कि इस दिन जाएंगे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे, ये हथियार लेंगे, ये गाड़ी जाएगी, ठीक है, ये बैग लेंगे, कैसे कैसे उसमें पैसे डालेंगे, या तुम वहाँ खड़े होगे, तुम वहाँ खड़े होगे, तुम ये करोगे, ये सारी पूर्व निर्धारित योजनाएं होनी चाहिए। फिर क्या है, संयुक्त दायित्व, सभी भागीदारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपराध किया हो, भले ही उनकी व्यक्तिगत भूमिकाएं अलग अलग हों। मेरे ख्याल से जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उसे अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको ये बहुत क्लियर हो रहा होगा कि सभी के साथ, मैंने कहा अभी ना कि अगर 5 पे मुकदमा होगा तो सेम धाराओं में मुकदमा होगा, ठीक है, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपराध किया है, भले ही उनकी भूमिकाएं अलग थी, भले ही आप गाड़ी लेके बाहर खड़े थे या मानिए दूसरा व्यक्ति जो है वो अंदर गया था, लेकिन सब सेम अपराध के अंदर आएंगे। ठीक, फिर सक्रिय भागीदारी, ये धारा तब लागू होगी जब अभियुक्त व्यक्ति पूर्व निर्धारित योजना या पूर्व संगठन के निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लिया हो। अभी बात हुई है इसकी, सक्रिय भागीदारी का अर्थ यह नहीं कि सभी को अपराध के सटीक स्थान पर आपराधिक कृत्य करना होगा। क्या मतलब है इस बात का? पहली बात तो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। क्या आपने कहा हम आएंगे फिर आप आएंगे, तो ये होती है निष्क्रिय भागीदारी, ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या लिखा है इसमें कि अपराध के सटीक स्थान पर आपराधिक कृत्य करना होगा। मानिए अगर वो 5 लोग हैं वहां पे और कोई छठा व्यक्ति फोन से कुछ बता रहा है कि तुम ऐसे ऐसे बैंक में चले जाना, ऐसे ऐसे गोली मारना, या
ऐसे ऐसे लोगों को डराना धमकाना, ऐसे ऐसे बैग में पैसे रखना, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब क्या है, तुलना का आधार, समान आशय, सेक्शन 3 क्लॉज 5। ठीक है, और समान उद्देश्य 190, सेक्शन 190। क्या है इनके तुलना का आधार? पहला है अर्थ। समान आशय से तात्पर्य अपराध के आरोपी व्यक्ति की विचारों की एक रूपता से है, जिसके लिए प्रारंभिक एकता का होना आवश्यक है। ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और समान उद्देश्य से तात्पर्य ऐसे उद्देश्य से है जिसे किसी विधि विरुद्ध समूह के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि विचार पहले मिलने चाहिए कि हाँ हमें बैंक लूटना है, जिसके लिए शुरुआत से ही सबने बैठ के एक साथ हामी भर दो कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है हमें मतलब ये अपराध करना है। और यहाँ क्या है कि समान उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध समूह के सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कई लोग होते हैं और वो उसी टाइम जो उनका विधि विरुद्ध जमाव होता है या समूह होता है, वो तुरंत वहीं साझा हो जाता है। अच्छा क्या हो रहा है, अरे कोई किसी को इसने मोबाइल चोरी किया, इसको पीट रहे हैं, अच्छा वो भी हम भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, पूर्व सहमति और आम सहमति। एक नया वर्ड जानेंगे आप कि अपराध घटित होने से पहले आवश्यक है पूर्व सहमति। पहले से मतलब वो व्यक्ति सहमत है कि हम इस अपराध में शामिल हैं। ठीक, और आम सहमति कि अपराध घटित होने से पहले इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है, कोई सहमति इसमें आवश्यकता ही नहीं है सहमति की। वो पता चला 4 लोग मार रहे थे, अच्छा क्या हुआ, अरे वो मोबाइल चोरी कर रहा था हमारा, अच्छा ये मोबाइल चोरी कर रहा था, बताते हैं उसको, वहीं पर उनकी सहमति हो गई, वो पीटने लग गए उसको। पूर्व व्यवस्थित योजना, यह अपराधिकृत पूर्व नियोजित योजना का परिणाम है। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पहले से बैठ के पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है कि किस किस दिन कैसे कैसे कपड़े पहन के क्या क्या लेके जाना है। ठीक, और यह अपराधिकृत किसी पूर्व नियोजित योजना का परिणाम नहीं होता। कि आप मानिए नॉर्मल आप मार्केट निकले और देखा आपने कि एक व्यक्ति पिट रहा है और कई लोग उसे पीट रहे हैं, तो क्या हो गया कि अरे भाई किसी ने एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी कर लिया, तो उसमें कोई पूर्व योजना थोड़ी थी कि हम मार्केट जाएंगे तो वहां कोई व्यक्ति जो होगा पिट रहा होगा जिसने मोबाइल चोरी किया होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें पूर्व योजना की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर व्यक्तियों की संख्या यहाँ 2 या 2 से अधिक, और यहाँ 5 से अधिक, 5 या +5, या फिर सारभूत अपराध, यह किसी भी मूल अपराध के सृजन के बिना रचनात्मक दायित्व के सिद्धांतों का निर्धारण करता है और ये एक विशिष्ट मूल अपराध बना देता है। ठीक है, अगर मानिए आप ये ऐसा मान लीजिए मॉब लिंचिंग टाइप का कि कई लोगों ने मिलके पीट दिया, भीड़ ने पीट दिया, ये सब। फिर देयता, अपराध करने में शामिल सभी व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी हैं। इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि सभी व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी हैं, सब पे एक ही धारा पे मुकदमा चलेगा, सबको एक ही तरह की लगभग सजा मिलेगी, और इस अपराध में शामिल सभी व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा ये कैसे, इसमें आपको भी दिमाग में तो प्रश्न आया होगा कि ऐसे कैसे, कि कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आप ये मानिए कि आप अपना एग्जाम पेपर देके जा रहे थे, कुछ उधर से ना एकदम भीड़ चली आ रही थी, आपको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, आप साइड में जाके छुप गए, ये उसी समय पुलिस आ गई, पुलिस ने आपको पकड़ लिया कि अच्छा तुम इसी भीड़ में थे ना जो पुलिस पे पथराव कर रहे हो। तो आप पकड़े तो गए, अब आपने बाद में उन्हें बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, देखो अपना क्वेश्चन पेपर दिखाया, अपना आईडी वो एडमिट कार्ड दिखाया कि नहीं नहीं देखिए सर हम तो पेपर दे के आ रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब, हमें तो पता भी नहीं था, वो तो बीच में हो गया, तो हम अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे।
तो अब ये आगे की स्थितियां डिसाइड करेंगी कि आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे या नहीं होंगे। फिर सामान्य उद्देश्य समान आशय से इस अर्थ में भिन्न है कि अपराध होने से पहले इसके लिए प्रारंभिक सहमति और आम सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम आगे यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सामान्य उद्देश्य में प्रारंभिक सहमति की जरूरत है पर समान आशय में नहीं है। फिर इसके अलावा संयुक्त दायित्व के मामलों में सह अभियुक्त जो समान आशय और समान उद्देश्य के तहत अपराध में शामिल थे कुछ अपवादों के अधीन समान आपराधिक दायित्व के हकदार होंगे। ठीक है, फिर अब इसको समझने के लिए एक केस दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस आप अपने से पहले पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो पढ़ के आइएगा, फिर कल हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वाली जो धारा है ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होती है, प्री में भी मेंस में भी इससे सवाल आते हैं। अगर और क्या नाम है इसका, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग को एम्परर, ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं। तो इससे पढ़ लेना, ये पेपर में आ जाता है कि पोस्ट मास्टर केस किसे कहते हैं। तो अब आगे के सेक्शंस पढ़ने के लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।